हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लगभग हम 100 से 150 प्रश्न इतिहास के सारे एमसीक्यू आपको कराएंगे जो प्रीवियस ईयर आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी में अब तक पूछे गए हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना की अगर बात किया जाए तो श्रीनगर की स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। अच्छा, अशोक ने पूछेगा कि नेपाल में कौन सा नगर को बसाया था। दोस्तों, नेपाल में ललितपत्तन नगर का स्थापना कौन किया था? अशोक ने किया था। अच्छा दोस्तों, सांची का स्तूप पूछेगा ये कौन बनाया था, तो ये अशोक ने ही बनाया था। पूछेगा कि यह स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में, सतना जिला में है। चलिए दोस्तों, मौर्य वंश का अगर पूछेगा कि अंतिम राजा कौन था, तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम राजा दोस्तों कौन था? बृहद्रथ था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और अशोक को दोस्तों हम लोग कई नामों से जानते हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। दोस्तों ये सब नाटक है किसके हैं? ये ह्वेनसांग के हैं। पूछेगा कि ह्वेनसांग के नाटक का नाम कौन कौन है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। अच्छा, ह्वेनसांग यह एक चीनी यात्री था। पूछेगा कि ये किसके दरबार में भारत आया था। दोस्तों यह हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो ह्वेनसांग का किताब का नाम पूछेगा। ह्वेनसांग का किताब का नाम क्या है? सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मेघदूत किसकी रचना है। दोस्तों मेघदूत जो रचना है वो कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की है। अगर बात करें कालिदास की, और भी कई रचना जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, और कौन कौन से हैं? मालविकाग्नि मित्रम। तो ये सब दोस्तों रचना किसकी है? तो ये सब रचना दोस्तों कालिदास की है। अच्छा, अगर बात करें जयदेव का, दोस्तों जयदेव का किताब का नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा सुश्रुत कौन था। दोस्तों यह एक चिकित्सक था। कौन था? चिकित्सक था। अच्छा, कबीर कबीर जो थे, कबीर का किताब का नाम दोस्तों कौन था? कबीर का उपदेश दोस्तों किस में है? बीजक में है। और साखी शबद रैमानी, साखी शबद रैमानी ये और बीजक, ये दोनों पुस्तक किसके हैं? कबीर के हैं। अच्छा, कबीर के गुरु दोस्तों कौन थे? तो रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। और दोस्तों रामानंद के बारे में अगर बात किया जाए तो इनके गुरु कौन कौन थे? कबीर, घन्ना, रैदास, पिपा। आप लोग नोट करते चलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हैं कौन है? चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं। अच्छा, चाणक्य को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मैकियावेली। क्या कहते हैं? भारत का मैकियावेली कहते हैं। चाणक्य का असली नाम पूछेगा तो आपको बताना है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। अच्छा, पंचतंत्र के लेखक ने, सॉरी दोस्तों, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मैं चाणक्य की बात करें तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली, और इनके किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अच्छा, और कौन कौन सा ग्रंथ है जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो इंडिका हो गया। इंडिका दोस्तों किसका है? मेगास्थनीज का है। इससे भी हमको कौन सा वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इससे भी हमको कौन सा वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की मिलती है। जयदेव का किताब का नाम भी बतेबे किए हैं, गीत गोविंद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में, तो पूछेगा कि शुंग वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था, तो दोस्तों यही पुष्यमित्र शुंग था। अच्छा, योग दर्शन एक किताब है, इसकी रचयिता पूछेगा कौन है, तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। दोस्तों पतंजलि ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये बात आपको याद रखना है। इसकी किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य इनके किताब का नाम है। अच्छा, बात करें उदयन से। दोस्तों उदयन जो था, उदयन जिसको हम लोग कहते हैं, इन्होंने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। किसका क्या था? पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। दोस्तों कलिंग का जो राजा हुआ करता था उसको खारवेल कहते थे। कलिंग के राजा को क्या कहते थे? क्या नाम था? खारवेल था। और कलिंग के राजा जो खारवेल थे वो कौन धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित था। अच्छा, इस समय कलिंग की राजधानी पूछेगा कौन सा था, तो तोसली था। और कलिंग जो था उस समय वहाँ कौन सा वंश चल रहा था, तो चेदी वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? चेदी वंश चल रहा था।
और कलिंग युद्ध पूछेगा कौन लड़ा था, तो ये अशोक ने ही लड़ा था। और कलिंग युद्ध की जानकारी दोस्तों हमको अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है, तो आपको बताना अशोक के 13वें अभिलेख से हमको कलिंग युद्ध का पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक एक प्रश्न को तोड़ मोड़ करके समझिए और जितना हो सके दोस्तों डिस्कशन को अवश्य सुना कीजिए। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोग इनको नोट कर लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का आइंस्टीन दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, नागा अर्जुन को कहते हैं। किसको कहते हैं, नागा अर्जुन कहते हैं। चलिए मैं और भी कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कपिल मुनि के दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कपिल मुनि को हम लोग सांख्य दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक पूछेंगे कौन थे, तो कपिल मुनि थे। अच्छा, सांख्य दर्शन जो है दोस्तों वो सबसे प्राचीन दर्शन है। क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन है। अच्छा, नागा अर्जुन का किताब का नाम आपसे पूछे कौन है, तो माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है, माध्यमिक सूत्र। ये किसकी रचना है, नागा अर्जुन की। अच्छा, बात करें अगर आर्यभट्ट की, दोस्तों आर्यभट्ट जिन्होंने दशमलव प्रणाली का खोज किया था, तो यह एक खगोलवेत्ता था। क्या था, यह एक खगोलवेत्ता था। साथ साथ दोस्तों और इन्होंने आर्यभट्टियन जो सूर्य के सिद्धांत के बारे में बुक लिखा है, ये कौन लिखा है, तो आर्यभट्ट ने ही लिखा है। और आर्यभट्ट ने दोस्तों क्या बताया था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। यह बात दोस्तों सर्वप्रथम किसने बताया था, आर्यभट्ट ने ही बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था। दोस्तों गोमतेश्वर बाहुबली, इनकी मूर्ति पूछ रहा है कि किसने बनाया था, दोस्तों चामुंड राय ने बनाया था। कौन बनाया था, चामुंड राय ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पुलकेशिन सेकंड, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। किसको हराया था, हर्षवर्धन, जिसको हम लोग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो इसको कहाँ हराया था, नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और दोस्तों इसके बारे में, गोमतेश्वर बाहुबली के बारे में। तो पूछेगा कि चामुंड राय ये कहाँ बनाया था, इसकी मूर्ति को श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बनाया था। दोस्तों इसकी मूर्ति को प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या होता है, महामस्तकाभिषेक होता है, मतलब दूध से नहलाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद। किसकी, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति को। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर बात करें समुद्रगुप्त को, इनको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं और लिच्छवी दोहित्र का नाम से जानते हैं और धरनी बंद के नाम से जानते हैं। 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, कविराज भी हम लोग इसी को कहते हैं और पृथ्वी राज्य वीर भी हम लोग किसको कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करें, इन्होंने क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। दोस्तों इन्होंने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अच्छा, समुद्रगुप्त ने स्वयं को बीना बजाते हुए अपने सिक्के में बताया है। अपने सिक्के में पूछेगा कि कैसे दिखाया है, स्वयं को बीना बजाते हुए दर्शाया है। तो ये बात आपको याद रखना है। और समुद्रगुप्त किस वंश का राजा था, ये गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अच्छा, गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्वर्ण युग किस वंश को हम लोग कहते हैं, गुप्त युग को कहते हैं, गुप्त वंश को कहते हैं। आपको याद रखना है। सर्वाधिक सोने के सिक्के पूछेगा कि किस वंश ने चलाए थे, तो ये भी गुप्त वंश ने चलाया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगला है आपके सामने में, अगला प्रश्न है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। दोस्तों हरिसेन जो थे ये किसके दरबारी कवि थे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अच्छा, हरिसेन का पुस्तक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का विजय उल्लेख का जानकारी हमको प्राप्त होती है। दोस्तों इस प्रयाग प्रशस्ति से अशोक और जहांगीर के बारे में भी हमको पता चलता है। तो आपको याद रखना है, किस मुगल शासक के बारे में पता चलता है, तो जहांगीर के बारे में भी पता चलता है। और स्कंदगुप्त की अगर बात करें दोस्तों, स्कंदगुप्त गुप्त वंश के ही शासक थे। इन्होंने हुनों को 46 बार हराया था। अब गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक दोस्तों कौन था, तो स्कंदगुप्त था। इन्होंने हुनों को कितना बार हराया था, 46 बार हराया था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्कंदगुप्त का वर्णन दोस्तों हमको कहाँ से पता चलता है, भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ से पता चलता है, भीतरी स्तंभ लेख से। और ये कहाँ पड़ता है, तो यूपी के गाजीपुर में पड़ता है। और यह अभिलेख कहाँ है, यूपी के गाजीपुर में। और गाजीपुर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, काशी की बहन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हाथी गुफा शिलालेख जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में है। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों कि कलिंग नरेश, कलिंग का जो राजा था दोस्तों को क्या नाम था, खारबेल था।
और ये जैन धर्म को मानता था। और ये जो हाथी गुफा जो अभिलेख है दोस्तों, ये पूछे किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म का। किस धर्म का? प्रथम जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, और अगर बात किया जाए दोस्तों महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में आप याद रख लीजिएगा अजंता और एलोरा की गुफा, दोनों गुफा पूछेगा कहाँ है दोस्तों। ये दोनों गुफा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में दोस्तों वह गुफा है, ये भी बात आपको याद रखना है। अच्छा, एलिफेंट दर्रा, अगर आपसे पूछेगा कि एलिफेंट दर्रा दोस्तों कहाँ है, तो श्रीलंका में है। हाथी गुफा मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है, ये पूछेगा कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा, जैन धर्म का एक और मंदिर है गुजरात का दिलवाड़ा का मंदिर, आप ये भी याद रख लीजिएगा, जो कई बार पूछा गया है। एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा दोस्तों कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है संस्कृत का पहला अभिलेख। संस्कृत का पहला अभिलेख अगर आपसे पूछे तो रुद्रा दमन का जूनागढ़ का अभिलेख आपको बताना है। क्या बताना है? रुद्रा दमन का जूनागढ़ का अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के को जारी करने वाला कौन था? हिंद यूनानी ने। कौन था? हिंद यूनानी था। और कुषाण दोस्तों सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा, अगर पूछेगा सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा कौन जारी किया था, तो कुषाण ने किया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। अच्छा, सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा पूछेगा कि किस वंश ने चलाए थे? दोस्तों गुप्त वंश ने चलाए थे। किस वंश चलाए थे? गुप्त वंश ने चलाए थे। अच्छा, सबसे प्राचीन सिक्का पूछेगा कौन सा था? तो आहत सिक्का था। क्या नाम था? सबसे प्राचीन सिक्का आहत सिक्का था। अच्छा, सिक्के का वजन दोस्तों हम लोग किस में मापते हैं? तो ग्रेन में मापते हैं। किस में मापते हैं? ग्रेन में। क्योंकि एक बार दोस्तों क्वेश्चन आया था, वहाँ ग्रेन और ग्राम दोनों था, बच्चा कंफ्यूज हो गया, सोचा कि ये ग्रेन क्या होता है, इसको कहा कि ग्राम होगा, तो ग्राम बहुत बच्चा बना करके आया था, तो वो सबका गलती हुआ होगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है भारत में शक संवत को किसने जारी किया? दोस्तों भारत में शक संवत को किसने जारी किया? कनिष्क ने। कब किया था? अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर, यानी 78 एडी में। कब किया था? 78 एडी में। दोस्तों इस शक संवत का दोस्तों पहला महीना पूछेगा कौन होता है? तो चैत्र होता है, जबकि फाल्गुन दोस्तों इस कैलेंडर का अंतिम महीना होता है। फाल्गुन क्या होता है? अंतिम महीना होता है। अगर बात करें दोस्तों कनिष्क का, तो इन्होंने पहली बस्ती दोस्तों पुरुषपुर बसाया था, दूसरी मथुरा बसाया था। और एक बार याद रखना है, कनिष्क ने दोस्तों रेशम मार्ग, जिसको हम लोग सिल्क मार्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सिल्क रूट या सिल्क मार्ग भी कहते हैं, कनिष्क ने इस पर भी कब्जा किया था, रेशम मार्ग पर भी कब्जा किया था। अच्छा, कनिष्क के समय में दोस्तों बौद्ध धर्म का चौथी संगीति हुआ था। क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का चौथी संगीति दोस्तों पूछेगा ये कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ पड़ता है भैया? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। चलिए, कश्मीर में इन्होंने कनिष्कपुर नामक नगर को भी बसाया, ये भी बात पता चलता है। और दोस्तों कनिष्क को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंड अशोक, यानी दूसरा अशोक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ की रचना कौन किया था? ये नागसेन ने किया था। कौन किया था? नागसेन ने किया था। अच्छा दोस्तों, इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता, मतलब इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ था, बहस हुआ था, इनका उल्लेख दोस्तों हमको किस में मिलता है? तो इसी मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिलता है, जो नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर के बीच में वार्ता का उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है, अगला है काफ़ी शानदार है प्रश्न। महरौली स्थित लोह स्तंभ को किसने बनाया था? दोस्तों महरौली में स्थित लोह स्तंभ को बनाने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग शाकाहारी कहते हैं, या इसी को हम लोग परम भागवत या देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने पाटलिपुत्र और उज्जैन, प्रथम राजधानी दोस्तों इन्होंने कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र। फिर दूसरी राजधानी दोस्तों कहाँ बनाया था? उज्जैन को बनाया था। और इसके भी दरबार में दोस्तों क्या रहा करते थे? नवरत्न रहा करते थे। और घटप्रकर, शंकु, बेताल, ये सब इसी के दरबार में नवरत्न में शामिल था। आर्यभट्ट। चलिए, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कहाँ कराया था? वाकाटक वंश में करवाया था। प्रभावती
अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कहाँ कराया था? वाकाटक नरेश से करवाया था। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, अगर कुमार गुप्त का अगर बात किया जाए तो कुमार गुप्त के सर्वाधिक अभिलेख दोस्तों, गुप्त वंश के सर्वाधिक अभिलेख दोस्तों, अच्छा, कुमार गुप्त पहले याद रख लीजिए, इसको हम लोग महेंद्रादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? महेंद्रादित्य कहते हैं। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने मयूर शैली के सिक्के चलाए और इन्होंने नालंदा बिहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, आपको याद रखना है। और इस विद्यालय का नष्ट कौन किया था? सनकी बख्तियार खिलजी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, अमित्रो घात या अमित्र घात के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? बिंदुसार को जानते हैं। किसको जानते हैं? बिंदुसार को जानते हैं। अच्छा, बिंदुसार को दोस्तों वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भद्रसार कहा जाता है। जबकि जैन धर्म में इसको सिंहसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंहसेन कहा जाता है। और अमित्रघात का और भी नाम है, या भद्रसार कहिए या सिंहसेन कहिए या अमित्रोचेडस या अलिट्रोकेडस, ये भी नाम किसका है? तो ये भी नाम दोस्तों बिंदुसार का ही है। और ये दोनों नाम दोस्तों कौन कहा करते थे? इसको यूनानी लोग कहा करते थे। कौन करते थे? ये यूनानी लोग कहते थे। अच्छा, पहला यूनानी व्यक्ति पूछेगा कौन है? तो मेगास्थनीज है। ये तो पता ही है, ये किसके काल में आया था? मेगास्थनीज। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज का किताब का नाम क्या है? इंडिका, मैंने आपको बताया। अच्छा, मेगास्थनीज का दोस्तों उत्तराधिकारी कौन हुआ था? डायमेकस। कौन हुआ था? डायमेकस। और ये डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो इसी बिंदुसार के दरबार में आया था। आपको ये भी बात याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है कि दोस्तों सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के मरने के बाद सीरिया का राजा बना। और सेल्यूकस निकेटर के बाद में वहाँ का जो उत्तराधिकारी हुआ, सेल्यूकस निकेटर का बेटा, इसका नाम था एंटीयोकस। कौन था? एंटीयोकस। ये पूछेगा कि किसके काल में आक्रमण किया था? दोस्तों ये बिंदुसार के ही काल में किया था। किसके काल में किया था राजा एंटीयोकस? तो बिंदुसार के काल में ही किया था। और ये हार गया। जैसे सेल्यूकस निकेटर हारता चंद्रगुप्त मौर्य से, ये भी उसी प्रकार हार गया। हारने के बाद में इनसे 3 चीज़ मांगा। क्या माना? या तो सूखे अंजीर दे दो, या तो मीठा मदिरा दे दो, या कोई दार्शनिक दे दो। तो आपको दार्शनिक भेजा गया था, यही डायमेकस को भेजा गया था। जबकि उसके भी दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा गया था? ये मेगास्थनीज को भेजा गया था। तो मैंने आपको बताया, इतना सारा जानकारी आपको याद रखना है इस प्रश्न से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये सारे प्रश्न दोस्तों कहीं कहीं पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्न को दिमाग में सेट करके रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, डायमेकस किसके दरबार में आया था? अभी मैंने आपको बताया कि डायमेकस दोस्तों किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों हम लोग एंड्रोकोटस किस नाम से जानते हैं? एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस या विरिसल के नाम से जानते हैं। पूछेगा एंड्रोकोटस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? इसी चंद्रगुप्त मौर्य को ही जानते हैं। अच्छा, हर्षवर्धन, इसको हम लोग यात्रियों का राजकुमार या शिलादित्य के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अच्छा, हर्षवर्धन पूछेगा कि हर्षवर्धन की हार किससे हुआ था? पुलकेशिन सेकेंड से। किससे हुआ था? पुलकेशिन सेकेंड से। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इस नर्मदा नदी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नर्मदा नदी पर हुआ था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अच्छा, इस हार की जानकारी दोस्तों पूछेगा हमको कहाँ प्राप्त होता है? तो इसकी जानकारी दोस्तों कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख में प्राप्त चलता है। कहाँ पता चलता है? कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। दोस्तों अशोक के शिलालेख में पूछ रहा है कि कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है? दोस्तों प्राकृत भाषा का किया गया है। किसका किया गया है? प्राकृत भाषा का किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो वो खोजा था फाद्रोही पेंथलर। कौन खोजा था? फाद्रोही पेंथलर। ये पूछेगा कब खोजा था? तो 1750 में। कब खोजा था? 1750 में। अच्छा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो ये 1837 में कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अच्छा, अशोक मौर्य वंश के सर्वाधिक लिपि कौन है दोस्तों? सर्वाधिक कौन सी लिपि चर्चित था? तो ब्राह्मी लिपि चर्चित
चर्चित था। अच्छा, लेकिन जब पूछेगा कि अभिलेख का भाषा कौन था, तब आपको बताना है प्राकृत था। अच्छा चलिए, अन्य लिपि दोस्तों बात करें खरोष्ठी लिपि। दोस्तों खरोष्ठी लिपि में दोस्तों आपको दो अभिलेख याद रखना है, मानसेहरा का अभिलेख और शाहबाजगढ़ी का अभिलेख। ये दोस्तों कहाँ है, पाकिस्तान में है। ये किस लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है दोस्तों। और आपको ये क्या याद रखना है, अरमाइक अरेमाइक या ग्रीक लिपि में दोस्तों कौन सा अभिलेख है, सर ए कुहना। ये कहाँ है, अफगानिस्तान में है। सर ए कुहना का अभिलेख कहाँ है, अफगानिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है। दोस्तों अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख की बात करें तो वो 7वां अभिलेख है। कौन है, 7वां अभिलेख है। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा पूछेगा किससे लिया था, तो उपगुप्त से लिया था। किससे लिया था, उपगुप्त से लिया था। अच्छा, अशोक के समय में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुआ था। कौन सा संगीति हुआ था, बौद्ध धर्म के तीसरी संगीति पूछेगा कि किसके काल में हुआ था, तो अशोक के समय में ही हुआ था। इसका अध्यक्ष दोस्तों पूछेगा किसको बनाया था इस संगीति का, तो मोगलीपुत्र तीस को बनाया गया था। अब पूछेगा कि ये कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा किसके समय हुआ था, कुंडलवन में। पहला किसके समय हुआ था, अजातशत्रु के समय हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, वैशाली में हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो काला अशोक के समय में हुआ था। इन सारी बातों को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चारों बोर्ड संगीति मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो दोस्तों अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का काम किया था, कौन किया था, जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में। पीछे मैंने आपको बता करके आया है। अच्छा, अशोक का नाम दोस्तों अशोक हमको कहाँ से पता चलता है, तो कुछ अभिलेख है आपको याद रखना है। मास्की का अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख, नेत्तुर का अभिलेख, उडगोलन का अभिलेख। इन चारों अभिलेख से दोस्तों हमको अशोक का नाम अशोक पता चलता है। अच्छा, अशोक को दोस्तों और भी हम कई नामों से जानते हैं। सम्राट देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शिनी उज्जैन, करमूली चंड अशोका, अशोक वर्धना, अशोक वर्धना। अशोक वर्धना दोस्तों हम लोग इसको वायु पुराण में कहते हैं। अशोक, अशोक वर्धना, अशोक, ये सब नाम किसका है दोस्तों, अशोक का ही नाम है। आपको इन सारे नामों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सीसा का सिक्का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सीसा को सिक्का को किसने चलाया था सर्वप्रथम। सीसा के सिक्का को पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो सीसा के सिक्का को चलाने वाला शासक कौन था, सातवाहन वंश के शासक ने चलाया था। अच्छा, इस वंश का अगर भाषा पूछेगा क्या था, तो प्राकृत था। और लिपि पूछेगा क्या था, तो ब्राह्मी था। अच्छा, सातवाहनों ने इस वंश के शासकों ने, अर्थात सातवाहनों ने बोलिए या इस वंश के शासकों ने बोलिए, कि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत किया था। तो पूछेगा ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा किस वंश के शासक द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था, तो इन्हीं सातवाहनों के द्वारा दिया गया था। अच्छा, सातवाहनों के बारे में और भी जानते हैं। सर्वप्रथम इनके बारे, अच्छा, इस वंश के अगर शासक का बात पूछे कौन था, संस्थापक का, तो सिमुक था। कौन था, संस्थापक कौन था, सिमुक था। अच्छा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा दोस्तों कौन पूछेगा, कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जो अपनी गौतमी पुत्र मतलब इनकी गौतमी क्या था, इनकी माता का नाम था। अपनी माता के उपाधि को सर्वप्रथम लगाता था। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने अपने पिता के नाम को पहले लगाया है। तो इस वंश के शासक जो था मातृत्व था, यानी माता के शासक को पहले लगाता था। इस वंश में यानी महिला का पद क्या होगा, ऊपर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्राह्मणों को भूमिदान की परंपरा शुरू किया गया था। दोस्तों ब्राह्मणों को भूमिदान की परंपरा किसके समय में शुरू हुआ था, दोस्तों ये हुआ था नंद वंश के काल में। किसके समय में, नंद वंश के काल में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, सातवाहन वंश का नंद वंश का इसका संस्थापक कौन था, महापदम नंद। कौन था, महापदम नंद। और इस वंश के अंतिम राजा कौन था दोस्तों, धनानंद था। कौन था, धनानंद। ये धन का लालची था, इसलिए इसको जेंद्रमीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जेंद्रमीज के नाम से जानते हैं। और भी बात मैं अगर आपको बताऊं, तो नंद वंश के सर्वाधिक दूसरा नंद वंश महापदम नंद सर्वोच्च तात्मक का दूसरा परशुराम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा परशुराम के नाम से हम लोग जानते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है 20 नंबर का, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। दोस्तों मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ था वो गुप्त काल में ही हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कुषाण
के काल में, कुषाण वंश के काल में मथुरा शैली जो था दोस्तों, ये मूर्ति बनाने का कला था। ये जो था लाल पत्थर से बनाया जाता था। जो गांधार शैली था दोस्तों, ये ग्रे पत्थर से बनाया जाता था। अच्छा, गांधार शैली क्या होता था? गांधार शैली किसको कहते हैं? भारतीय शैली और यूनानी शैली के मिश्रण को हम लोग गांधार शैली के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।